नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी समर, क्या हार का है डर? जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हार का डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह समेत कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं पार्टी टिकट ना दे दे, उससे पहले ही अपनी इच्छा बता रहे हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से मैदान छोड़ने पर वो हमलावर है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरेंडर कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि दिग्विजय समेत अन्य नेता का चुनाव नहीं लड़ना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरे चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास, 2.25 साल मेरे पास है। भले ही दिग्विजय सिंह ये कहें कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बचा है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें इसके ठीक उलट हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के नामी नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और अकेले दिग्विजय सिंह ऐसे नेता नहीं हैं। अरुण यादव और सुरेश पचौरी भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। यानी फिर कांग्रेस में नेता ही ये तय कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या यूं कहें कि वो पार्टी को अपना फैसला सुना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का इस पर अलग ही तर्क है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ऑलरेडी राज्यसभा के सदन के अभी सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उनका लगभग 2.5 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। तो उन्होंने यही कहा है, बाकी कोई ऐसी पीछे हटने वाली बात नहीं है। जब केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, निश्चित तौर पर जिसको भी कहेगा वो बड़ा नेता आगे आकर चुनाव लड़ेगा, बड़ा हो चाहे छोटा हो। इधर कांग्रेस के दिग्गज पार्टी को अपना फैसला सुना रहे हैं, तो बीजेपी अपने दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह को पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गजों का चुनाव लड़ने से इनकार करने पर बीजेपी चुटकी ले रही है। शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे। अभी वो लोकसभा अगर वो लड़ेंगे और दिल्ली आएंगे तो वहाँ कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनका आदर तो मोदी जी करेंगे। ये जग जाहिर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को बुरी हार मिली थी। दिग्विजय सिंह ने 16 साल बाद 2019 में चुनाव लड़ा था। भोपाल लोकसभा से दिग्विजय सिंह को करीब 3,50,000 मतों से हार मिली थी। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के अन्य दिग्गजों का हुआ था। लिहाजा इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में उतरने से पीछे हट रहे हैं और पार्टी के निर्णय से पहले ही अपना फैसला दे रहे हैं। खैर, बीजेपी के लिए तो कांग्रेस के दिग्गजों का मैदान छोड़ना फायदेमंद ही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे दिग्विजय सिंह और अन्य दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। क्या माना जाए, हार से घबरा रहे हैं, माहौल समझ गए हैं? और वैसे भी तो नेता चतुर होते हैं और दिग्विजय सिंह जैसा नेता हो तो आप समझ ही सकते हैं कि वो भांप जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से ब्रजेश चौकसी जी, मैं इस चीज से बिल्कुल पूर्णतः सहमति जताता हूँ। दिग्विजय सिंह से चतुरता क्या आगे क्या होने वाला है और उसी के हिसाब से वो कदम उठाते हैं। जहां तक बात की है तो मान के चलिए, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि परिणाम किस तरह से लगभग एक तरफा स्थिति में सामने आए हैं और उसके जिस तरह से देश भर में राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना है, जनता के बीच जो एक राममय और सनातन को लेकर जो जागरूकता आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विपक्षी दल हैं
उनमें कहीं ना कहीं मंथन का दौर चल रहा है और उन्हें लग रहा है कि समय पर इस तरह का कोई चीज हुई है या राम मंदिर को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है नुकसानदेह साबित होगा। आपने देखा होगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है लेकिन जो हिंदुत्व को लेकर जागरूक है, हिंदू हैं, और जो बीच में रहते थे, जो जिन्हें कहा जाता था कि ढुलमुल मतदाता हैं, जो ना कांग्रेस के ना भारतीय जनता पार्टी के, वे लोग भी जो उत्सव चला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले, उस दौरान अगर आप देखें तो छोटे छोटे मोहल्ले में, टोलों में, गलियों में लोग स्वतः निकलकर सामने आए और उन्होंने उस धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाई और अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि इसको लेकर एक जो माहौल बना है, इस माहौल की वजह से ही भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख विपक्षी दल और उनके बड़े नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं आशंका तो है और वो जानते हैं कि अगर यही माहौल रहा तो कहीं ना कहीं चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है। और लेकिन इस तरह मैदान छोड़ने से तो बीजेपी एक तरफा गेन कर जाएगी। नहीं, वो देखिए, वो मैदान छोड़े या ना छोड़े, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल अगर कांग्रेस है तो उसको और प्रत्याशी सारे के सारे लोकसभा चुनाव में भी उतारेगी और लोकसभा चुनाव में उतारने के बाद बड़े नेताओं के साथ असल पर डबल खतरा है। विधानसभा चुनाव हारे, जो लोग चुनाव हार गए विधानसभा में, अब अगर वो लोकसभा चुनाव भी हारेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान होगा। उस छवि नुकसान से बचने के लिए वो अपने समर्थक या किसी अपने दूसरे नेता का नाम आगे बढ़ाते हैं कि अगर चुनाव हारते भी हैं तो कम से कम मैं तो रखूंगा। तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। तो पवन जी, चुनाव हारने का डर सता रहा है, सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं, इसी वजह से ताड़ गए हैं वो कि मौजूदा माहौल किस तरह से बदल गया है, इसलिए बड़े नेता लड़ने से बच रहे हैं। ये भाजपा है ना, हम कुछ भी करेंगे तो उसको बोलने का मौका ढूंढना है। आपदा में अवसर खोजने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। अब अगर दिग्विजय सिंह बोलते मैं चुनाव लड़ूंगा, तो यही लोया साहब बोलते देखो आम करता, आम जानता, आम कार्यकर्ता को मौका नहीं देना चाहते, बड़े नेता हमेशा पद में रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना, चिट भी पट भी क्या एक कहावत है, उस टाइप का भाजपा का हाल है। अब बड़े नेता अगर नहीं लड़ रहे, छोटे लोगों को माहौल देने का तैयार, जो हमारे छोटे कार्यकर्ता उनको मौका देने की बात है। इसको इस सिक्के के पहलू को इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है, उस चश्मे से ये पूरी जनता को ये दिखाना चाहती है कि अपने हिसाब से। और दूसरी जो भी भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आपने एक सेंटेंस बोला कि वो पूरा एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं बड़े लीडरों को मैदान में उतारने का, तो उसके पीछे अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो क्यों कर रहे हैं वो? अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की इवेंट की बात छोड़ दीजिए, आप राम मंदिर का निर्माण करा दिया उन्होंने, आप और पुलवामा जैसा हमला करा देंगे, ये अलग बात है। ये देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करने की बात होगी, आम जनता की आस्था से खिलवाड़ करने की बात होगी। तो मैं कहता हूं इनको बड़े लोगों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? अपने आप से सोचने वाली बात है कि जो वादे करके आए थे, अगर उन वादों को पूरा कर दिया होता, महंगाई, बेरोजगारी, सब जनता में राम राज्य के जो परिकल्पना होती है उसको साकार कर दिया होता, तो फिर बोलते देखो हमारे ये छोटा सा कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया और जीत जाएगा। आज उनके पास वो है नहीं माहौल, ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। और सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, तो उसका लक्ष्य क्लियर है कि हमें सत्ता में बने रहना। उस सत्ता में बने रहने के समझौते के लिए चाहे हमें 750 किसानों की जान के साथ खिलवाड़ करना हो, चाहे लोगों की आस्था का केंद्र महाकाल से महाकाल में भ्रष्टाचार करना हो, नर्मदा तो किनारे क्या कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रहता है कि सत्ता में आना है, इसलिए बड़े नेता नहीं उतर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो बट ऑब्वियस है कि लक्ष्य सत्ता में रहेगा, लेकिन सत्ता में रहने का लक्ष्य एक नैतिक होता है, एक अनैतिक होता है। हम नैतिक रास्ते पर चलकर ही सत्ता का क्रियाम कर सकते हैं। कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री थे तो वो भी चाहते तो रेवड़ी बांट करके अपनी अंक गणित को मजबूत कर लेते, लेकिन उनका विश्वास था, कांग्रेस का विश्वास था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, हम उसके हिसाब से चल रहे थे। इनको जब जनता ने बहुमत नहीं दिया था, लेकिन जब जंग बड़ी मजबूत हो पवन भाई, जब जंग मजबूत हो तो क्या सैनिक को आगे कर देना चाहिए कि सेनापति को आगे होना चाहिए कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, शहीद होने के लिए तैयार हूं, या अपनी छवि की चिंता करनी चाहिए? क्या मजबूत हो? जब सामने वाला विरोधी मजबूत हो, ताकतवर हो, तो सेनापति को आगे होना चाहिए या कार्यकर्ता को आगे कर देना चाहिए? एक कारण बता दीजिए मजबूत है, क्या मजबूती का कारण है? एक कारण बताइए ना, क्या मजबूत है? महंगाई, बेरोजगारी, झूठे और बतौलेबाजों को आप मजबूत कहते हैं। मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो छोटा सा कार्य करता हूं और देश का वासी हूं। जिस दिन इस मैकेनिज्म
जो मजबूती का तमगा लगा रहे हो आप, जिस दिन उसकी पोल पट्टी खुलेगी उस दिन देखिएगा कि मोदी जी की जादूगरी क्या थी और लोगों की, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। कोई कैसे मजबूत नहीं है। तोड़ोगे? वही तो मैं सवाल कर रहा हूं मैं, पवन जी, कैसे तोड़ोगे? आपके दिग्गज जो पीछे कदम हटा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नई पीढ़ी को मौका देंगे। हाँ तो नए लोगों को मौका दे रहे हैं ना। कार्यकर्ता क्या मोदी जी कहीं बाहर दूसरे देश में चले जा रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी कहीं और चले जा रहे हैं? चलो लोया जी से पूछ लेते हैं। लोया जी वो कह रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल बचा है, हम दिग्गजों को इसलिए नहीं उतार रहे हैं कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं आपके काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप दिग्गजों को उतारने की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, मैंने पवन जी की पूरी बातें सुनी जी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि चाहे पवन जी जैसे लोग कहें कि दिग्गज है कौन कांग्रेस, सभी हारे हुए पिटे हुए और क्या आप माननीय जीतू पटवारी जी अभी चुनाव हारे हुए प्रदेश में 2020 में माननीय दिग्विजय सिंह 4.5 लाख। लोया जी, कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं लौटूंगा आपके पास। तो सूर्यकांत जी, जो पवन जी ने भी बताया कि नए लोगों को हम मौका देना चाहते हैं, क्या ये बात आपके गले उतरती है? और जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल बचा है, इस वजह से मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा तो पहले भी होता रहा। राज्यसभा मेंबर को आप पहले भी मैदान में उतारते रहे, हमने तो देखा है लोकसभा मेंबर को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। निश्चित रूप से उतारा है और इसके ढेर सारे उदाहरण बड़े पड़े हैं। लेकिन जहाँ बात है, मैं कहता हूँ अच्छी चीज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चला है और चल रहा है। कांग्रेस भी उसी राह पर चलती दिख रही है। जिस तरह से उन्होंने भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया, वो युवा आते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बनाया, उपनेता प्रतिपक्ष बनाया, अच्छी चीज है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप बड़े समर में उतरते हैं, बड़े युद्ध में उतरते हैं, आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर जब उतरते हैं, तो उसके पहले व्यापक रूप से तैयारियां की जाती हैं। और उन तैयारियों के लिए जो आपके सेकंड लाइन के लोग होते हैं, उन्हें सबसे पहले उसके लिए तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद उन्हें सामने मुकाबले में उतारा जाता है। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है घोषित करते हैं बड़े चेहरे के हम तो रिटायर हो गए हैं अब। नहीं, वो राजनीति में तो असंभव चीज है, इस चीज की कल्पना तो नहीं की जा सकती है। तो आप मानकर चलिए कि कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे ही लड़ेंगे। जिस हिसाब से कांग्रेस को लेकर चर्चा। जी आ रहा हूँ लोया जी, मैं आ रहा हूँ। सूर्यकांत जी, थोड़ी बात पूरी हो जाए। और इसके अलावा कई बड़े नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कहीं ना कहीं कि उन्हें इस बार लोकसभा का चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम है, चुनाव लड़ने में सक्षम है, तमाम चीजें हैं। तो सक्षम नेताओं को उतरना चाहिए, इसका जवाब हम पवन जी से ले लेंगे। लोया जी की बात अधूरी रह गई थी। लोया जी। जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सूर्यकांत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। केवल इतनी ही किसी नेता की विशेषता हो सकती है। बाकी ये जितने नेताओं के नाम की चर्चा है, वो सारे लोग जनता उन्हें अस्वीकार कर चुकी है। दूसरी बात, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होने से काम नहीं चलेगा। क्या कांग्रेस में इतने नेताओं में ये साहस है कि वे चुनाव के मैदान में आ सकें? तो ये साहस बहुत आवश्यक है। और साहस क्यों नहीं है? वो साहस इसलिए नहीं है कि जब जब कांग्रेस के लोग सरकारों में रहे, तब जन कल्याण का कोई काम नहीं किया, न देश और प्रदेश के विकास की चिंता की। जिनके लोगों ने गरीबों के कल्याण की और प्रदेश और देश के विकास की चिंता की है, उनके सामने किसी को भी उतरने में भय लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। जैसे आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, वो 2019 में चुनाव लड़कर देख चुके हैं, भोपाल से 4.5 लाख मतों से चुनाव हारे थे। तो मूल विषय ये है कि दिग्गज आप किस आधार पर अपने आप को कह रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में जन्म के आधार पर आप दिग्गज हो सकते हैं, परंतु लोकतंत्र में तो जनता से जो जीत कर आया है वही दिग्गज नेता है। और लगातार पवन जी अभी कह रहे थे, मैं पूरी बातें सुन रहा था, पवन जी आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2013 में हारे, 14 में हारे, उसके बाद 2019 में हारे, 18 में हारे, और उसके बाद 2023 में आप हार चुके हैं। लगातार हुई कांग्रेस, उसके लिए जनता का कोई समर्थन कांग्रेस को नहीं है। चाहे चुनाव बड़े नेता लड़े, चाहे छोटे कार्यकर्ता लड़े, जनता का विश्वास और भरोसा आप जीतने में असफल रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से सारे लोग कतरा रहे हैं। तो पवन जी, चुनाव लड़ने से इसलिए कतरा रहे हैं कि साहस नहीं है, क्योंकि जनता के लिए आपने काम नहीं किया, दिग्गज आप अपने उससे बन गए। और एक चीज और है, एक सवाल मन में उठता है
क्या आपका शीर्ष नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि किसी नेता ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो उसको टिकट नहीं दे पाएगा? एक तरफ हम बीजेपी में देख रहे हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उतार दिया और उनको पता भी नहीं था कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बोला। तो ऐसा साहस कर पाएगी? इतनी दमखम शीर्ष नेतृत्व में बची है? बीजेपी तो तानाशाही के संविधान से खुद पार्टी चलती है और तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है, ये तो सर्वसिद्ध हो चुका है। और दूसरी बात, जो ये लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं, ये बड़ा शोध का विषय है। और मुझे लगता है कि हमें, आप पत्रकार हैं, आप सबसे बड़े आधार स्तंभ हैं, तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और बिना किसी तरह का चश्मा लगाए हुए सोचना चाहिए कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे, 10 प्रमुख बातें इनके घोषणा पत्र की ले लीजिए जो आम आदमी से रिलेटेड थी, उन 10 बातों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। एक इंटरनेशनल अवार्डेड नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पहले प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाती थी, और अभी महंगाई दनादन बढ़ाते जाएंगे, फिर भी इनकी सरकार बनती जाएगी। 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, बेरोजगार आत्महत्या करता जाएगा, फिर भी इनकी सरकार बनती जाएगी। किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा बोला था मोदी जी ने, और 750 किसानों की हत्या कर देंगे, उसके बाद भी इनकी सरकार बननी जाएगी। अगर इस तरह का परिपाटी, इनका डेवलपमेंट का ये परिभाषा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश और प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को डेवलपमेंट में विश्वास होना चाहिए। इस तरह का तमाशा मचा हुआ है। आप मैकेनिज्म, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी न किसी मैकेनिज्म, 2 विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, आपका टैप इसी पे अटक जाता है, लेकिन जनता क्यों नहीं सुन रही है? नहीं तो वही तो बता रहे ना, अब जनता सुन रही है। मैं तो आपसे कहता हूं ब्रजेश जी, आप लाइव डिबेट करवाइए। हम 100 लोगों को फोन लगाते हैं, 100 में 60 से 70 लोग ना बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो बताइएगा। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित है, ये क्या हो गया? अरे इतना बहुमत के लिए कोई ऐसी सुनामी आने की जरूरत नहीं थी। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया था इस तरह की सुनामी 163, 65, 66 सीट आ जाए। ये तो सोचने वाली बात है ना, यही तो लोग खुद आश्चर्यचकित है। भैया आप जनमत को पचा नहीं पा रहे, ये भी तो हो सकता है ना, देखिए अपना नजरिया हो सकता है ना। देखिए ये सब चीजें होती है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ। इसका आप कुछ भी कह लीजिए, इसका कोई एंडलेस चीजें, इसमें कितनी भी बहस करते रहेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन हम एक छोटे से कार्यकर्ता, मैं इस पूरे प्रदेश में कम से कम 3 बार यात्रा निकाला हूं और चुनाव के समय गया हूं। मुझे जो आम लोगों का फीडबैक मिला, अभी भी लोग के फोन आते कि पवन भाई ये कैसे हो गया, हमारे यहाँ से तो इतने जीत रहे थे, हमारे से इतने जीत रहे थे, बैलेट पेपर में हम 199 सीट में आगे बढ़ रहे थे। कई जगह का ऐसे पता पड़ा कि मैडम बता रही है कि आज ही मैंने वीडियो देखा कि हमारे यहाँ के लोग। जी लोया जी, लेकिन पवन जी, आपके यहाँ 2 पार्टी है, उसमें एक कह रहे हैं कि ईवीएम का दोष देना बंद कीजिए, हम भीतर घातियों की वजह से, अपने लोगों की वजह से हारे हैं, और आप एक अलग राग छेड़ रहे हैं। आपके यहाँ 2 धाराएं हो गई ना। ब्रज जी जवाब दे रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि आप तो चमत्कार से जीत गए, वो उनका इशारा ईवीएम की तरफ है। हालांकि लक्ष्मण सिंह उसको खारिज कर चुके हैं हारने के बावजूद। जी लोया जी, लोया जी कुछ बोल रहे थे आप? जी बोलिए। ब्रजेश जी, मैं ये बोल रहा था कि बार बार केवल पवन जी आप अपने उन लोगों को फोन लगाते हैं जो आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने अपना वोट भी दिया है, परंतु जनता के वोटों से जीत हार होती है, कार्यकर्ता के वोटों से नहीं होती। कार्यकर्ता केवल एक माध्यम है, एक बात। दूसरी बात, पवन जी बार बार ये कह रहे थे, आप यदि पवन जी आप खुद देख लेंगे कि 10 वर्षों में 2003 से 2013 तक, 14 तक जब आप सरकार में थे, उस दौरान किस रफ्तार से इस देश में महंगाई बढ़ी, किस तरह से कीमतों में अस्थिरता थी, और आज देश में स्थिरता है। दूसरी बात, जनता को ये मालूम है कि उसके टैक्स का पैसा किन्हीं परिवारों की सेवा में खर्च नहीं हो रहा। यहाँ देश के टैक्स का पेयर का पैसा देश और प्रदेश के विकास में खर्च हो रहा है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए पवन जी, देश में इकोनॉमी 3 गुना हो चुकी है पिछले 10 वर्षों में। देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 गुना हो चुका है सिर्फ 10 वर्षों में। 75 साल में 65 साल एक तरफ और 10 वर्ष एक तरफ, और जनता को ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई देता है। जितना कभी मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था, उतना तो आज मान ली केवल नितिन गडकरी जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करके जा रहे हैं। तो ये सब विचार करने के मुद्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी को बजाय आरोप लगाने के आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और जिस दिन आप आत्मचिंतन कर लेंगे, देश की जनता को एक बेहतर विपक्ष तो मिल जाए कम से कम। आप तो विपक्ष की भूमिका में भी ठीक से नहीं है, काल्पनिक मुद्दे, जो शिक्षा कांग्रेस के कार्यालय की है वो शिक्षा काम नहीं आएगी। जो जनता का सच है उस सच पर आइए और निश्चित आप मुद्दे उठाइए, और एक कम से कम बेहतर विपक्ष तो बनिए। लगातार 2 बार से विपक्ष विहीन लोकसभा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य
भाग्य कांग्रेस पार्टी का क्या हो सकता है, इसके बाद भी आत्मचिंतन के बजाय आरोप लगाना मुझे लगता है, और यही वो कारण है कि कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर रही। इसलिए दिग्विजय सिंह और उन जैसे सारे नेता चुनाव से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और नेतृत्व में ये क्षमता नहीं है कि उन्हें चुनाव के मैदान में भेज सके। ठीक, पवन जी कुछ कह रहे हैं आप 30 सेकंड में। मेरा निवेदन यह था कि आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं कहा इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतने अच्छे कार्यक्रम है, इतनी अच्छी पॉलिसी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो ये बेसिक चीजें उसमें फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा? हम महंगाई से निजात क्यों नहीं पा रहे? पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा हुआ है? ठीक है लोया जी, ठीक है पवन जी, लोया जी, ठीक है 65 वर्षों में एयरपोर्ट बना पाए। सूर्यकांत जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, सूर्यकांत जी ठीक है मैं आ रहा हूँ लोया जी प्लीज, ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है लोया जी प्लीज। सूर्यकांत जी, हमने देखा था 2019 में किस तरह से कमलनाथ ने अचानक घोषणा कर दी थी कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। नया निजाम, युवा नेतृत्व, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, क्या ऐसा साहस कर पाएंगे या ऐसी घोषणा कर पाएंगे कि ये दिग्गज चुनाव मैदान में उतरेंगे और शीर्ष नेतृत्व उस पर मोहर लगा देगा? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, ये पार्टी में के बहुत बड़े चेहरे हैं। इनका अपना पार्टी के अंदर कद है, अपना प्रभाव है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार हो, या यह नेता उनके नाम पर मोहर लगाकर या उनके अपने मनसानुसार उन्हें चुनाव मैदान में उतार सके। जहां तक मेरा मानना है, कहीं ना कहीं इसके लिए तो ये नेता पार्टी से बड़े हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बताते हैं इसको। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आपने देखा होगा, अगर इनका अपना प्रभाव नहीं होता तो आप देखिए मुख्यमंत्री कौन रहे? कमलनाथ जी। नेता प्रतिपक्ष कौन रहे? कमलनाथ जी। प्रदेश अध्यक्ष कौन? कमलनाथ जी। तो जब आप एक ही सारे आप अपना प्रभाव बताते हैं कि हमारे अंदर कितना प्रभाव पार्टी के अंदर है, इसीलिए हम किसी दूसरे को पद न देके अपने को दे रहे हैं। चुनाव कौन लड़ा? लोकसभा का उपचुनाव का आया तो कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताती हैं कि पार्टी के अंदर उनका अपना प्रभाव है, और उस प्रभाव से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का कांग्रेस बगैर प्रभावित हुए नहीं रह सकती है। ठीक है पवन जी, छोटा सा जवाब। पार्टी बोनी, नेता बड़े हो गए आपके यहाँ? नहीं, देखिए अब इसको वही हमने बोला ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी बोलते मैं चुनाव लड़ूंगा, देखिए पार्टी से कितने बड़े हो गए, खुद ही बोल रहे मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वो बोल रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरों को मौका दूंगा, अभी हमारा राज्यसभा का तो इसका तो कोई एंडलेस चीजें हैं। मेरा बहरहाल उनके बोलने के पीछे इरादा ये था कि आम जो हमारे नए कार्यकर्ता, युवा पीढ़ी को, जैसे हमने अभी दिखाया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष बने, उसी तरह हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं। हमारी थीम है, उसी थीम के तहत उन्होंने ये बोला है। तो यही थीम शायद भूपेश बघेल की भी रही होगी कि नए लोगों को मौका दो, क्योंकि वो भी इंकार कर चुके हैं। तो बड़े ही नेता क्यों इंकार कर रहे हैं? जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब युवाओं को मौका दो, युवा पीढ़ी को आगे लाओ। जब विपरीत परिस्थितियां हों तो दम ठोको। वो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी है कि मेरा इतना कार्यकाल, ऐसा नहीं, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। दिग्विजय सिंह वही आदमी है जो हमेशा पार्टी की लाइन पे जैसा भी आप बोल दोगे, जैसा चलना वैसे चलने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने एक अपनी भावना व्यक्त की है कि भाई हमारा चूंकि 2.5 साल का कार्यकाल, बाकी पार्टी आदेश करेगी तो लड़ेंगे चुनाव। वो ठीक है, चलिए बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भावना भी हो सकती है दिग्विजय सिंह जी की कि उनका 2 साल का कार्यकाल बचा है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन पवन जी कह रहे हैं पार्टी आलाकमान निर्देश देगा और चुनाव मैदान में उतारेगा तो निश्चित तौर पर वो उसका पालन करेंगे। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है, जिस तरह से भूपेश बघेल ने, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने किनारा करने के संकेत दिए, चुनाव न लड़ने की बात कही, तो कहीं ना कहीं क्या वो भांप गए हैं कि वर्तमान माहौल कांग्रेस के फेवर में नहीं है, बीजेपी बाजी मार सकती है? क्या उनको अपनी छवि की चिंता है, पार्टी की नहीं? इस पर विचार करना होगा। और हो सकता है कांग्रेस आलाकमान भी, जिस तरह से खबरें आ रही थी, विचार कर रहे हैं कि दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारेंगे। अब देखना ये होगा कि दिग्विजय सिंह पर उनका कितना जोर चलता है और अन्य नेताओं पर। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।